ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब निर्भया कांड के वक्त देश का गुस्सा उफान पर था। नौजवानों ने राजपथ पर प्रदर्शन करके हमारे सोते हुए सिस्टम को जगाने की कोशिश की थी। सिस्टम जागा भी, नेता होश में भी आए, लेकिन शायद थोड़े वक्त के लिए। No time is lost in bringing the perpetrators of such barbarous act to justice. हमें कानून में भी थोड़ा सा और सुधार लाने की जरूरत है। कानून भी को भी हमें इतना और सख्त से सख्त बनाना चाहिए ताकि इस किस्म की वारदातें ना हो। I am ashamed. I personally feel very, very ashamed that I'm sitting in this house and I'm helpless and I'm not being able to do anything. लेकिन ये बयानबाजी, उस वक्त दिखाई गई संवेदना बहुत देर तक टिक नहीं पाई। इन प्रदर्शनों के दबाव में एक नया कानून तो बना दिया गया, लेकिन क्या उसका असर हुआ? नहीं। इसका सबसे ताजा सबूत है छत्तीसगढ़ के भिलाई की भवानी। उसकी खुदकुशी के केंद्र में समाज का हर जिम्मेदार तबका है। डॉक्टर, पुलिस, वकील, जज और नेता भी। भवानी निर्भया की तरह हिम्मती थी, अपनी लड़ाई लड़ना चाहती थी, दोषियों को सजा दिलवाना चाहती थी, लेकिन हमारे समाज के रवैये ने ही उसकी हिम्मत तोड़ दी। वो निराशा से ज्यादा गुस्से में इस दुनिया को छोड़कर चली गई। IBN 7 पर जारी है भिलाई की भवानी को इंसाफ की मुहिम। देखिए कब तक मरती रहेंगी भवानी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात भवानी की। ये नाम हमने उस बहादुर लड़की को दिया है जो हमारे सिस्टम से हार गई। छत्तीसगढ़ के भिलाई की रहने वाली भवानी गैंग रेप के बाद दोषियों को सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन पुलिस और प्रशासन से उसे साथ नहीं मिला। आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। IBN 7 की मुहिम के बाद अब सरकार जाग रही है। मंत्री और नेता उसके घर पहुंच रहे हैं। निर्भया कांड के बाद बड़ी बड़ी बातें देखने और सुनने वाला देश आज फिर सवाल पूछ रहा है, कब तक मरती रहेंगी भवानी? मैं खत्म हो जाऊंगी तो मेरी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और फिर मुझे कोई वेश्या भी नहीं कहेगा। भिलाई की भवानी के आखिरी शब्द हमारे समाज, हमारी सरकार और हमारी सोच पर तमाचे की तरह हैं। एक लड़की जिसने गैंग रेप के बाद इंसाफ के लिए लड़ाई लड़नी शुरू की थी, उसने हार मान ली। गैंग रेप पीड़ित होने के बावजूद इस लड़ाई में उसका साथ देने के बजाय भवानी को क्या क्या बोला गया, जाते जाते वो अपने सुसाइड नोट में इसका सच भी दुनिया के सामने रख गई है। भवानी ने जो तकलीफ सही वो निर्भया से कम नहीं थी। गैंग रेप के बाद 2 साल तक तिल तिल कर मरती रही थी भवानी। उसने अपने सुसाइड नोट में जिन लोगों पर सवाल खड़े किए हैं उन पर भी गौर करिए। भवानी ने खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर गैंग रेप के आरोपी डॉक्टर और 2 पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि वकील और जज को इंसाफ में देरी के लिए कटघरे में खड़ा किया है। भवानी ने लिखा है, मेरी खुद की वकील बोली कि जज रुपयों में बिक गई है और तुझे कोर्ट से भगा दिया जाएगा। मुझसे मेरी वकील ने 27 जनवरी 2016 को कोरे स्टैम्प पेपर पर साइन करा लिया है, इसलिए मैं अब जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। और ये सही तो है, जब भी मैं तारीख पर बयान देने जाती हूँ तब जज गायब रहती है और मेरी वकील मुझे साइन भी नहीं करने देती। भवानी देश की राजधानी दिल्ली से बहुत दूर थी। छत्तीसगढ़ के एक शहर में इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन उसकी आवाज दिल्ली तक बहुत देर में पहुंची। IBN 7 पर एक मुहिम के तौर पर भवानी की कहानी दिखाए जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ में सोते हुए नेता और प्रशासन जाग रहे हैं। भिलाई के SP ने SP सिटी की कमान में जांच कमेटी बना दी है। भिलाई के मेयर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी पीड़ित परिवार से मिली हैं। बीजेपी के नेताओं का भी ध्यान इस ओर गया है कि भिलाई में गैंग रेप की शिकार एक बेटी ने इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान दे दी है। भवानी के खुदकुशी के 3 दिन बाद आखिरकार छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे भवानी के घर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद दी जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के अंतर्गत जो कोई भी होगा दोषी,
कितना भी बड़ा होगा, कितना भी ऊंचा होगा, उसको कानून नहीं छोड़ेगा। IBN 7 की मुहिम से अब भवानी के परिवार में इंसाफ की उम्मीद जगी है। हाँ मालूम बेटा, हमको नहीं कुछ पता है कि न्याय मिलेगी। लोग न्याय क्या देंगे? हमारी बेटी न्याय मांगते मांगते अपन मौत दे दी। हमारी बेटी उड़ गई न्याय मांगते मांगते, अपने लिए बोली कि न्याय दे दो मेरे लिए, नहीं तो एक नौकरी दे दो कहीं कमाने खाने के लिए, मैं अपने माँ बाप के साथे रहूंगी और कमाऊँ खाऊंगी। अब मेरे को शादी ब्याह तो करना नहीं है, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी, लेकिन ये लोग आज ले कौनो न्याय नहीं दिए। हम छोड़ेंगे नहीं उन लोगों को, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हमारी बेटी मर गई, या तो उन लोगों को फांसी हो जाए, नहीं तो हमारे मियाँ बीवी दोनों की फांसी हो जाए। भवानी के साथ जून 2014 में भिलाई के सरकारी अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टर ने रेप किया था। साथ में 2 पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद भी डॉक्टर और पुलिस वाले मिलकर भवानी के साथ गैंग रेप करते रहे। ब्लैकमेलिंग और धमकियों से परेशान भवानी ने जब पुलिस को बताया तो पिछले साल 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए थे। लेकिन भवानी के सुसाइड नोट से साफ है कि गिरफ्तारी के बावजूद प्रशासन की तरफ से उसे इंसाफ की ईमानदार कोशिश नहीं मिली। सवाल ये कि आखिर भवानी की वकील ने कोरे कागज पर दस्तखत क्यों कराए थे? भवानी की वकील ऐसा क्यों कहती थी कि जज रुपयों में बिक गई है? क्या भवानी के केस की सुनवाई में देरी के लिए किसी का दबाव था? इन सवालों के जवाब छत्तीसगढ़ पुलिस, छत्तीसगढ़ सरकार को जल्द से जल्द तलाशने होंगे। लेकिन उसकी असंवेदनशीलता तो मुख्यमंत्री रमन सिंह के इस बयान से झलक रही है। हाँ, उसकी जानकारी आई है कि ऐसे तो वो जिनके खिलाफ मामला दर्ज है वो सब जेल में हैं और सबके खिलाफ मामला दर्ज है और केस सुनवाई भी हो रही है, और भावनात्मक कुछ न कुछ उसके मन में रहा होगा। ये एक रटा रटाया बयान है, मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। अगर भवानी के सुसाइड नोट को ही पढ़ लिया जाए तो जांच की दिशा साफ हो सकती है, लेकिन प्रशासन ऐसा करता नजर नहीं आ रहा। ऐसे मामले में बिल्कुल फास्ट कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, जबकि सरकारी वकील के ऊपर भी उंगली उठ रही है कि वो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए नहीं, बल्कि जो आरोपी है उसे बचाने के लिए किस स्तर पर वो लोग उतर आए हैं, ये देखने की बात है। बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पूर्णतः अमानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया और तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसका खामियाजा उसको आत्महत्या करके उसको भुगतना पड़ा है। दुराचार पीड़िता को समय पर न्याय न मिलना निश्चित रूप से हमारे सिस्टम की खामी को दर्शाता है और इसके संदर्भ में जो लोग भी दोषी हैं उनके संदर्भ में संज्ञान लिया जाना चाहिए। ऐसे में IBN 7 देश की सबसे बड़ी अदालत से लगातार अपील कर रहा है, भिलाई की भवानी के इस केस का संज्ञान लें, खुद पहल करें। भवानी का सुसाइड नोट हमारी न्याय प्रक्रिया और उसे चलाने वालों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल वकील पर है, जज पर है। देश की न्याय व्यवस्था में आम आदमी की आस्था बनाए रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। अपने माता पिता से भवानी कहती थी वो कानून की पढ़ाई करने के बाद जज बनेगी। भवानी नहीं चाहती थी कि जो उसके साथ हो रहा है वो दूसरी लड़कियां भी झेले। वो हिम्मती थी, उसमें हौसला था, लेकिन हमारे सिस्टम ने उसे हरा दिया। अब भवानी नहीं है, लेकिन उसका सुसाइड नोट, मोबाइल फोन, कोर्ट के कागज गवाही देंगे कि उसके मौत के गुनहगारों में किन किन का नाम शामिल है। अवधेश मिश्रा, भिलाई, IBN 7। भवानी सिर्फ यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं है। छत्तीसगढ़ के बाद अब अगली भवानी की खबर उत्तर प्रदेश से भी हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ में सारिका नाम की लड़की ने पुलिस और प्रशासन से मदद नहीं मिलने की वजह से खुदकुशी कर ली। सारिका ने खुद से हो रही छेड़खानी और तेजाब फेंकने की धमकियों के बारे में पुलिस को चिट्ठी लिखी थी, शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब IBN 7 की खबर के बाद पुलिस वाले सस्पेंड हो रहे हैं, आरोपियों की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, कब तक मरती रहेंगी भवानी? हमारे नाकारा सिस्टम, असंवेदनशील पुलिस व्यवस्था के चलते अपनी जिंदगी गंवाने वाला एक और चेहरा है सारिका का।
सारिका गुप्ता लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन 24 घंटे वो एक खौफ में जी रही थी। ये खौफ था छेड़खानी का, तेजाब फेंकने का, जान से मारने का। सारिका गुप्ता की जिंदगी में ये खौफ बनकर आया था अजय विश्वकर्मा। इस खौफ से मुक्ति पाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए सारिका ने पुलिस सिस्टम के हर दरवाजे को खटखटाया, हर जगह इंसाफ की गुहार लगाई थी, लेकिन न तो पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई की और न ही उसे महिला हेल्पलाइन से ही कोई मदद मिली। वो लड़ना चाहती थी, लेकिन सिस्टम से हार गई। उसने खुदकुशी कर ली। उसने चैलेंज दिया था कि बदला मेरी बेटी को तुम्हारे शरीर पे बदला एसिड फेंक देंगे, बदला या तो तुम रहोगी या तो तुम्हारा लाश मिलेगा सर। और वैसे ही मेरे बेटी के साथ में घटना हुआ सर। उसको टॉर्चर किया गया है, बस उसको 1090 पे 3 दिन से बराबर उसको मतलब है, अगर किया जाए मतलब है उसके मोबाइल से मतलब है, तो उस पर मतलब है कोई उसकी सुनवाई नहीं हुआ। IBN 7 ने आपको वो शिकायती चिट्ठी भी दिखाई जो सारिका और उसके एक दोस्त ने 27 जनवरी को लखनऊ के विकास नगर थाना अध्यक्ष के नाम लिखी थी। इसमें सारिका ने साफ साफ लिखा था, अजय विश्वकर्मा नाम का शख्स उसे जान से मारने और तेजाब फेंकने की धमकी दे रहा है। हमने आपको ये भी दिखाया कि सारिका ने 27 जनवरी को महिला हेल्पलाइन से भी मदद मांगी थी, लेकिन उसकी हर कोशिश को नजरअंदाज कर दिया गया। जाहिर है, अगर लखनऊ पुलिस ने इस मामले में थोड़ी भी संवेदनशीलता दिखाई होती तो सारिका को खुदकुशी से रोका जा सकता था। IBN 7 की मुहिम के बाद शनिवार शाम तक अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रही यूपी पुलिस ने देर रात विकास नगर थाने के दीवान को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। आरोपी अजय विश्वकर्मा के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया गया। दबाव में आई पुलिस अब कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपी अजय विश्वकर्मा को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। 2 लोग सस्पेंड भी हुए हैं, थाने विकास नगर थाने के 2 आदमी सस्पेंड भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत तामझाम के साथ महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 को शुरू किया गया था। दावा ये था कि महिलाओं को सुरक्षित बनाएगी ये हेल्पलाइन, मुश्किल वक्त में उनके काम आएगी। लेकिन ये हेल्पलाइन सारिका के काम नहीं आई, उसे खुदकुशी से रोक नहीं पाई। 27 जनवरी को उसने कई बार 1090 पर फोन किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हर तरफ से निराश सारिका ने जान देना ही बेहतर समझा। अब अखिलेश सरकार की इस नाकामयाबी पर विपक्षी दल भी उसे जमकर लताड़ रहे हैं। जिस समय 1090 सर्विस पर बेटी के द्वारा टेलीफोन किया गया, उस समय जो ड्यूटी पर था वो निलंबित होना चाहिए। जो एसपी ये कहता रहा कल दोपहर तक की कोई तहरीर नहीं आई, बताए वो एसपी की उसकी इस रिपोर्ट का आधार कौन अधिकारी और कर्मचारी था, वो निलंबित होना चाहिए। समाजवादी पार्टी सरकार गुंडे माफिया अपराधियों की पर्याय बन चुकी है और यही कारण है कि गुंडे माफिया अपराधियों पर सपा सरकार मेहरबान दिखाई पड़ती है। जब कभी भी कहीं भी किसी प्रकार का आपराधिक कृत्य होता है तो सरकार पीड़ित के साथ नहीं बल्कि अपराधियों के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है और उसी का ये भी जीता जागता नमूना है। उस थाने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल सस्पेंशन होने चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर ये बात सच निकलती है कि दवाया गया वो भी राजधानी में, तो उनकी नौकरी जानी चाहिए। IBN 7 पर सारिका को इंसाफ के लिए लगातार कवरेज और चौतरफा आलोचना के बाद अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी पूरे मामले में कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और पूरा जो सच्चाई है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, कार्रवाई सरकार करेगी, क्योंकि सब लोगों की जानकारी में है, तो पूरी सच्चाई आप भी जनता के सामने लाना। एक तय बयान से अलग सवाल सिस्टम पर भरोसे का है। अगर मुश्किल वक्त में पुलिस और महिला हेल्पलाइन जैसी संस्थाएं काम नहीं करेंगी, महिलाओं की मदद नहीं करेंगी, तो सारिका जैसी छात्राओं को खुदकुशी से रोकना कठिन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिम्मेदार उत्तर प्रदेश पुलिस ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लापरवाह साबित हो रही है। वहीं दूसरी ओर 1090 को लेकर कसीदे पढ़ने वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि इस घटना से सबक लेकर क्या व्यवस्था में कोई सुधार किया जाता है या ये सब कुछ इसी ढर्रे पर कायम रहता है। कैमरा पर्सन अखिलेश रस्तोगी के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7। देख रहे हैं हमारी लगातार कवरेज। कब तक मरती रहेंगी भवानी? छत्तीसगढ़ की भवानी और लखनऊ की सारिका ने खुद पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन उन्हें प्रशासन का साथ नहीं मिला।
सवाल ये है कि निर्भया कांड के बाद सख्त कानून तो बन गया, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा तो कोई क्यों सरकारों और प्रशासन पर भरोसा करेगा? ये कानून किस काम के? क्या निर्भया की मौत के बाद देश के सिस्टम को जगाने की कोशिश बेकार गई? ये प्रदर्शन, ये नेताओं पर कड़े कानून बनाने के लिए बनाया गया दबाव, संसद में बहस, क्या सब बेकार गया? निर्भया कांड के बाद रेप से जुड़े कानून में सख्ती लाई गई थी। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसों में बलात्कारी को फांसी की सजा की बात कही गई, लेकिन क्या इसका असर हुआ? नहीं। देश में हर 2 मिनट में महिलाओं पर अत्याचार का केस दर्ज होता है, हर 14 मिनट पर रेप का केस दर्ज होता है, हर चौथे मिनट पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज होता है। आंकड़े गवाह हैं कि निर्भया आंदोलन के बाद जो उम्मीद जगी थी वो अब टूट चुकी है। महिलाओं के साथ होने वाली वारदातों में अब भी कमी नहीं आई है। उस वक्त नेताओं की तरफ से देश को दिलाया गया भरोसा खत्म हो चुका है। They brought about significant amendments in the criminal law. आप 2-1 को फांसी पर लटका दीजिए। मैं यहाँ से कहना चाहती हूँ, ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। जाहिर है सिर्फ नेताओं की बयानबाजी और सख्त कानून से कुछ नहीं होने वाला। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए सिस्टम को, प्रशासन को अपनी सोच बदलनी होगी। पुलिस से लेकर कोर्ट तक में ऐसे मामलों के लिए अलग रुख अपनाना होगा। आज हकीकत ये है कि महिलाओं से जुड़े केसों के लिए बनाई गई 275 फास्ट ट्रैक कोर्ट कम वक्त में महिलाओं को इंसाफ नहीं दिला पा रही। देश भर के हाई कोर्ट में अब भी महिलाओं से जुड़े करीब 31,000 केस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। निचली अदालतों में भी 95,000 से ज्यादा केसों पर फैसला नहीं हुआ है। जब अपराध का आंकड़ा इतना ज्यादा हो तो गिनती भर की अदालतों से इसकी उम्मीद करना बेमानी है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर महिलाओं के खिलाफ अपराध कम कैसे होंगे? इसका जवाब यकीनन उस परवरिश में छिपा है जो माता पिता की तरफ से बच्चों को मिलती है। जब नजरिए में ही महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तो फिर ऐसे अपराध कम करने के सिर्फ दावे ही किए जा सकेंगे। इसीलिए जरूरत समाज की सोच बदलने की है, वरना कभी भिलाई में भवानी, कभी लखनऊ में सारिका खुदकुशी के लिए मजबूर होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दरिंदे भी हमारे बीच पनपते हैं, डर भी हमारे बीच पनपता है। आवाज जब कमजोर पड़ती है तो फिर इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जरूरत है भवानी को आवाज देने की, उसकी आवाज बनने की। IBN 7 भवानी के साथ खड़ा है। आप भी #जस्टिस फॉर भवानी के साथ इस मुहिम का हिस्सा बने। खबरों में खास का सफर यहीं तक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।